नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। मुक्त, पारदर्शी, समावेशी और नियम आधारित वैश्विक सुरक्षा संरचना के विकास का भारत का आह्वान। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मॉस्को में शंघाई सहयोग संगठन की बैठक में सदस्य देशों के रक्षा मंत्रियों से मुलाकात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय पुलिस सेवा के प्रशिक्षुओं से वर्चुअल तरीके से बातचीत की, कहा सतर्क रहें और चुनौतियां उठाने को तैयार रहें। उच्चतम न्यायालय ने कोरोना संकट के कारण जेईई और नीट प्रवेश परीक्षा के बारे में फैसले की समीक्षा के अनुरोध को खारिज कर दिया। कोविड-19 से स्वस्थ होने की दर सुधरकर 77.15% हुई और चालू खरीफ मौसम में 1095 लाख हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र की फसल बुआई का कीर्तिमान बना। समाचार संध्या में अपनी सहयोगी नईम अख्तर के साथ मैं नवीन सक्सेना। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने फिर कहा है कि भारत एक ऐसी वैश्विक सुरक्षा संरचना के विकास के लिए वचनबद्ध है जो मुक्त, पारदर्शी, समावेशी और नियम आधारित हो तथा अंतर्राष्ट्रीय कानूनों से जुड़ी हुई हो। आज मॉस्को में शंघाई सहयोग संगठन एससीओ, सोवियत संघ से अलग हुए स्वतंत्र राष्ट्रों के संगठन सीआईएस और संयुक्त सुरक्षा संधि संगठन सीएसटीओ के सदस्य देशों की संयुक्त बैठक को संबोधित करते हुए श्री सिंह ने कहा कि दुनिया की 40% आबादी शंघाई सहयोग संगठन से जुड़े सदस्य देशों के दायरे में आती है। उन्होंने कहा कि दुनिया में एक दूसरे पर भरोसे और सहयोग, अनाक्रमण, अंतर्राष्ट्रीय कायदे कानून के प्रति सम्मान, एक दूसरे के हितों के प्रति संवेदनशीलता तथा मतभेदों को शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाने की व्यवस्था की जानी चाहिए। रक्षा मंत्री ने कहा कि भारत आतंकवाद के सभी रूपों और प्रकारों की एक स्वर से निंदा करता है और इसे समर्थन देने वालों की भी भर्त्सना करता है। उन्होंने आतंकवाद विरोधी क्षेत्रीय ढांचा बनाने के प्रयास करने के लिए शंघाई सहयोग संगठन के कार्यों की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि एससीओ परिषद ने आतंकवाद के विरुद्ध जो उपाय किए हैं वो बहुत महत्वपूर्ण कदम है और उनसे आतंकवादी दुष्प्रचार की रोकथाम में मदद मिली है। श्री सिंह ने आतंकवाद विरोधी वार्षिक शांति मिशन के आयोजन के लिए रूसी परिसंघ के प्रति भारत का आभार व्यक्त किया। रक्षा मंत्री ने कहा कि अभी हम सबके लिए सुरक्षा और विकास के लक्ष्य को पूरी तरह प्राप्त करने में सफल नहीं हुए हैं और अफगानिस्तान की स्थिति चिंता का विषय बनी हुई है। उन्होंने कहा कि भारत अफगानिस्तान में अफगान लोगों के नेतृत्व में और उन्हीं के द्वारा नियंत्रित शांति प्रक्रिया को समर्थन देना जारी रखेगा। श्री सिंह ने कहा कि भारत फारस की खाड़ी की स्थिति को लेकर भी बहुत चिंतित है। रक्षा मंत्री ने कोविड-19 महामारी की वजह से अपने परिजनों को खोने वाले परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की। उन्होंने दुनिया के देशों को आपदाओं से निपटने के लिए एकजुट हो जाने की आवश्यकता पर जोर दिया। श्री सिंह ने कहा कि अपने प्रियजनों से बिछुड़ने का दुख मनाते हुए हमें एक समूची पीढ़ी के लिए उन लाखों लोगों के बलिदानों को नहीं भूलना चाहिए जिन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध में अपना जीवन बलिदान किया। ऐसे आक्रमणों से विनाश के अलावा और कुछ हासिल नहीं होता। रक्षा मंत्री ने कहा कि इस साल 24 जून को मॉस्को में आयोजित विजय दिवस परेड में भारत की भागीदारी विश्व को फासीवाद, नाजीवाद और विस्तारवाद से मुक्त कराने में सोवियत संघ के अनोखे योगदान के प्रति भारत के सम्मान के रूप में देखा जाना चाहिए। श्री राजनाथ सिंह ने कहा कि ये वर्ष द्वितीय विश्व युद्ध के समाप्त होने और संयुक्त राष्ट्र की स्थापना का 75वां जयंती वर्ष है। श्री सिंह ने कोरोना महामारी से सफलतापूर्वक निपटने के लिए रूस के लोगों और वहां की सरकार को शुभकामनाएं दी। उन्होंने स्पुतनिक 5 टीके की खोज के लिए रूसी वैज्ञानिकों और चिकित्सा कर्मियों के प्रयासों की भी सराहना की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय पुलिस सेवा आईपीएस के प्रशिक्षकों से कहा है कि वो अप्रत्याशित घटनाओं से सतर्क रहें और उनसे निपटने के लिए हमेशा तैयार रहें। उन्होंने युवाओं को गलत रास्ते पर जाने से रोकने की आवश्यकता पर भी बल दिया। श्री मोदी ने आशा व्यक्त की कि महिला पुलिस अधिकारी इस दिशा में बेहतर काम कर सकती हैं। प्रधानमंत्री आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हैदराबाद में भारतीय पुलिस सेवा के प्रशिक्षकों से दीक्षांत परेड को संबोधित कर रहे थे। कांस्टेबलरी लेवल की इंटेलिजेंस पुलिसिंग के लिए बहुत आवश्यक होती है जी। इसमें कभी कमी मत आने देना। आपको अपने एसेट्स, अपने रिसोर्स, इसको जितना पनपा सकते हैं पनपा पर थाने के लोगों को बल देना चाहिए, उनको प्रोत्साहित करना चाहिए। लेकिन इन दिनों टेक्नोलॉजी इतनी बड़ी मात्रा में सरलता से उपलब्ध है, इन दिनों जितने भी क्राइम डिटेक्ट होते हैं
उसमें टेक्नोलॉजी बहुत मदद कर रही है। चाहे सीसीटीवी कैमरा फुटेज हो, चाहे मोबाइल ट्रैकिंग हो, आपको बहुत बड़ी मदद करती है। अच्छी चीज है। श्री मोदी ने युवाओं के जीवन के शुरुआती सालों में गलत दिशा में जाने से रोकने की आवश्यकता पर जोर दिया। लद्दाख हो, वैली हो, करगिल हो, सचमुच में बहुत ही अच्छे लोग हैं, बहुत ही प्यारे लोग हैं और मुझे विश्वास है कि हम सबके प्रयासों से उनकी जो खुशनुमा जिंदगी है वो हम वापस ले पाएंगे। लेकिन आपने टेक्सटाइल किया हुआ है और कश्मीर की विशेष ताकत है और इसलिए जिस प्रकार के शॉल वगैरह वो हाथ से बनाते हैं, टेक्सटाइल का काम जो वहां होता है वो अद्भुत है। आप पुलिसिंग के समय भी मैं आपसे आग्रह करूंगा कि जहां की आपकी ड्यूटी लगे, आप वहां की जो बहनें उनके छोटे छोटे समूह बनाइए और आप एक एक्स्ट्रा एक्टिविटी के रूप में यूनिफॉर्म के सिवाय उनके साथ घुल मिल करके ऐसे 5, 7, 10 ग्रुप बना दीजिए, जैसी आपकी क्षमता। और हम लोग सामूहिक प्रयत्न से जो बच्चे गलत रास्ते पर चले जाते हैं उनको पहले से रोकने की दिशा में अब हमें काम करना है। प्रधानमंत्री ने कहा कि पुलिसकर्मियों को ड्यूटी के दौरान तनाव घटाने के लिए अपने शिक्षकों और प्रियजनों से बात करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि योग और प्राणायाम के माध्यम से तनाव दूर किया जा सकता है। तनावपूर्ण जीवन जीने वालों को हमेशा आग्रह करता हूं, योगा, प्राणायाम ये बहुत ही सिद्ध, आपने अनुभव किया होगा कि अगर मन से करते हैं, पूरा मन उसमें जोड़ देते हैं, कितना बेनिफिट करता है और तब जाकर के आपको एक तनाव कभी महसूस नहीं होगा। काम कितना ही होगा, आप हमेशा प्रसन्न और आनंदित होंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि प्रशिक्षुओं को अपनी वर्दी पर गर्व होना चाहिए और कोविड-19 महामारी के दौरान पुलिस के अच्छे काम लोगों के बीच याद किए जाएंगे। आईपीएस प्रशिक्षकों ने 2 साल का लंबा प्रशिक्षण पूरा किया है। इनमें 28 महिला सहित 131 प्रशिक्षु शामिल हैं। तमिलनाडु कैडर की किरण श्रुति ने पासिंग परेड का नेतृत्व किया। अकादमी के इतिहास में चौथी बार महिला अधिकारी ने इस परेड का नेतृत्व किया है। लगभग 58% आईपीएस प्रशिक्षु इंजीनियरिंग पृष्ठभूमि से हैं, जबकि 10% विज्ञान और 23% कला तथा वाणिज्य संकाय के छात्र रहे हैं। राष्ट्रीय पुलिस अकादमी के निदेशक के अनुसार सबसे अधिक 15 प्रशिक्षकों को उत्तर प्रदेश जबकि 11 को तेलंगाना कैडर आवंटित किया गया है। थल सेनाध्यक्ष जनरल मनोज मुकुंद नरवणे की 2 दिन की लेह यात्रा आज संपन्न हो गई। वो कल लेह पहुंचे थे और वास्तविक नियंत्रण रेखा पर स्थिति का मौके पर जायजा लेने के लिए अग्रिम इलाकों में गए। उन्होंने अधिक ऊंचाई वाले दुर्गम सीमावर्ती इलाकों में तैनात सैनिकों और स्थानीय सैन्य कमांडरों से बातचीत की। थल सेना अध्यक्ष ने देश की क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा में लगे सैनिकों के हौसले और पेशेवर दक्षता के उच्च स्तर की प्रशंसा की। बाद में लेह में उत्तरी कमान के जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ लेफ्टिनेंट जनरल वाई के जोशी और फायर एंड फ्यूरी कोर के जनरल ऑफिसर कमांडिंग लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह ने उन्हें सेना की संचालन संबंधी तैयारियों तथा सर्दियों में सैनिकों के वहां रहने के सिलसिले में इंतजाम के बारे में जानकारी दी। जनरल नरवणे ने सेना की संचालन संबंधी तैयारियों और उनकी क्षमता बढ़ाने के उपायों के प्रयासों पर संतोष व्यक्त किया। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत ने कहा है कि लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर चीन के किसी भी दुस्साहस से निपटने के लिए पर्याप्त इंतजाम किए गए हैं। अमेरिका भारत रणनीतिक साझेदारी फोरम की बैठक में प्रश्नों का उत्तर देते हुए उन्होंने ये बात कही। We have our protocols in the way we want to ensure peace and tranquility along the borders. We have our border management protocols which have been signed between us and China right from 1993 onwards, and we have modified these protocols continuously. But of late we have been seeing some aggressive actions by the Chinese, but we are capable of handling these in the best suitable way. We have our tri-services, that is the Army, Navy and Air Force, capable of dealing with our threats along our frontiers. केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के बारामूला जिले के पट्टन के यादीपोरा इलाके में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 3 आतंकवादी मारे गए। पुलिस के अनुसार इलाके में आतंकवादियों का सुराग मिलने पर जम्मू कश्मीर पुलिस, सेना की राष्ट्रीय राइफल और सीआरपीएफ के संयुक्त अभियान में घेराबंदी और तलाशी अभियान चलाया। जैसे ही सुरक्षा बल वहां पहुंचे, आतंकवादियों ने गोलीबारी शुरू कर दी। सुरक्षा बलों की जवाबी कार्रवाई में 3 आतंकवादी मारे गए। सेना का एक अधिकारी कार्रवाई में घायल हो गया, जिसे श्रीनगर के बादामी बाग स्थित सैन्य अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं।
सामान पैक कर दिया है, अपना ख्याल रखिएगा। और आप यहाँ परिवार का? माँ को अस्पताल लेके जाना है। और पैसे? अरे मैं ही तो जा रहा हूँ शहर। माँ का आयुष्मान भारत कार्ड तो यहीं छोड़े जा रहा हूँ ना। तो इससे यहाँ भी मुफ्त इलाज मिलेगा? यही तो खूबी है इस योजना की। मन की बात में प्रधानमंत्री जी ने भी तो बताया था। लो तुम भी सुन लो। आयुष्मान भारत योजना के साथ एक बहुत बड़ी विशेषता पोर्टेबिलिटी की सुविधा भी है। पोर्टेबिलिटी ने देश को एकता के रंग में रंगने में भी मदद की है। यानी बिहार का कोई गरीब अगर चाहे तो उसे कर्नाटका में भी वही सुविधा मिलेगी जो उसे अपने राज्य में मिलती है। भारत सरकार की आयुष्मान भारत पीएम जय योजना दे रही है देश के 50 करोड़ से अधिक लोगों को प्रति वर्ष रुपए 5 लाख तक का मुफ्त इलाज। योजना के तहत लाभार्थियों के लिए कोविड-19 की जांच और इलाज मुफ्त है। 14555 पर कॉल कर योजना में अपना नाम जानिए और ई कार्ड बनवाने के लिए नजदीकी सीएससी केंद्र या सूचीबद्ध सरकारी या प्राइवेट अस्पताल जाएं। आयुष्मान भारत की छांव शहर हो या गांव। तैयार तो हूँ मैं माँ बनने के लिए और फिर से तुम्हारी दुल्हन बनने के लिए। प्रसव पश्चात आयुसीडी यानी PPIUCD डिलीवरी के तुरंत बाद अपनाने से आप बच्चों के बीच 3 साल का अंतर रख सकते हैं। सुरक्षित और भरोसेमंद। इससे आपको मिले बच्चे और पति को प्यार करने की पूरी आजादी। प्रसव पश्चात आयुसीडी अपनाओ और दोनों रिश्ते निभाओ। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कल श्रीनगर के राजभवन में उद्योग और वाणिज्य विभाग की निवेश परिस्थितियों को मजबूत करने के लिए उठाए गए कदमों की समीक्षा की। इस अवसर पर उद्योग और वाणिज्य विभाग के आयुक्त सह सचिव मनोज कुमार द्विवेदी ने औद्योगिक क्षेत्र स्थापित करने सहित औद्योगिक परिदृश्य की रूपरेखा प्रस्तुत की। इस दौरान उन्होंने टेक्सटाइल पार्क, फूड प्रोसेसिंग पार्क, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड जोन, औद्योगिक पार्क, बायोटेक पार्क सहित औद्योगिक संरचना के बारे में जानकारी दी। उन्होंने मेडिकल डिवाइस पार्क और प्राइवेट औद्योगिक पार्क के बारे में भी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि सरकार ने केंद्र शासित प्रदेश में औद्योगिक विकास के लिए 6000 एकड़ भूमि की पहचान की है, जिसमें से 3000 एकड़ भूमि सरकार द्वारा अधिग्रहित कर ली गई है। उन्होंने बताया कि सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग सहित बड़े उद्योगों के लिए औद्योगिक नीति अंतिम चरण में है। उच्चतम न्यायालय ने आज मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेजों में प्रवेश के बारे में विपक्षी पार्टियों के शासन वाले 6 राज्यों के मंत्रियों की संयुक्त याचिका समेत उन सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया जिसमें न्यायालय के 17 अगस्त के फैसले की समीक्षा का अनुरोध किया गया था। न्यायालय के इस फैसले से संयुक्त प्रवेश परीक्षा और राष्ट्रीय पात्रता और प्रवेश परीक्षा का आयोजन का रास्ता साफ हुआ था। न्यायमूर्ति अशोक भूषण, न्यायमूर्ति BR गवई और न्यायमूर्ति कृष्ण मुरारी की पीठ ने इन याचिकाओं पर विचार करने के बाद उन आवेदनों को भी खारिज कर दिया जिसमें खुली अदालत में याचिकाओं की समीक्षा के लिए तारीख तय करने का अनुरोध किया गया था। न्यायालय के फैसले के बाद राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA संयुक्त प्रवेश परीक्षा का आयोजन 1 से 6 सितंबर तक कर रही है, जबकि राष्ट्रीय पात्रता और प्रवेश परीक्षा 13 सितंबर को होगी। इन परीक्षाओं को लेकर समीक्षा याचिका पश्चिम बंगाल, झारखंड, राजस्थान, छत्तीसगढ़, पंजाब और महाराष्ट्र के मंत्रियों ने संयुक्त रूप से दाखिल की थी। उच्चतम न्यायालय 11 राज्यों के 11 परीक्षार्थियों के इस तरह की एक याचिका को 17 अगस्त को खारिज कर चुका है। सरकार ने आज कहा कि चालू खरीफ मौसम में 1095 लाख हेक्टेयर से अधिक इलाके में विभिन्न फसलें बोई गई हैं, जो एक रिकॉर्ड है। धान की बुआई अब भी जारी है, जबकि दलहनों, मोटे अनाज, बाजरा और तिलहनों की बुआई का काम लगभग पूरा हो चुका है। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि किसानों को समय पर बीज, कीटनाशक, उर्वरक, मशीनरी और ऋण जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराए जाने से काफी बड़े इलाके में खरीफ की फसलों की बुआई संभव हुई है। किसानों ने समय रहते नई टेक्नोलॉजी को अपनाया और सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का फायदा उठाने के लिए आगे आए। कृषि मंत्रालय ने कहा है कि धान की बुआई 396 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में हुई है, जबकि पिछले साल इसी अवधि में 365 लाख हेक्टेयर पर धान की फसल बोई गई थी। इस साल दलहनों की खेती 136 लाख हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में हुई है, जबकि पिछले साल 130 लाख हेक्टेयर में दलहनी फसलें बोई गई थीं। गृह मंत्रालय में संयुक्त सचिव पीयूष गोयल के नेतृत्व में 6 सदस्यीय केंद्रीय दल ने बिहार में बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का दौरा किया और नुकसान का जायजा लिया। दिल्ली लौटने से पहले दल ने पटना में राज्य के मुख्य सचिव और राज्य आपदा प्रबंधन विभाग के अधिकारियों के साथ बातचीत की। केंद्रीय दल ने राज्य सरकार से
16 बाढ़ग्रस्त जिलों में नुकसान का आकलन अपने स्तर से भी करने को कहा। ये दल शीघ्र ही केंद्र सरकार को रिपोर्ट सौंपेगा। दल ने सबसे अधिक प्रभावित दरभंगा, मुजफ्फरपुर और गोपालगंज में हुए नुकसान की स्थिति का आकलन किया, प्रभावित लोगों से मुलाकात की और उनसे राहत और बचाव कार्यों की जानकारी प्राप्त की। जनजातीय कार्य मंत्रालय ने भारतीय लोक प्रशासन संस्थान IIPA परिसर नई दिल्ली में राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान संस्थान खोलने के लिए IIPA के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। प्रस्तावित राष्ट्रीय संस्थान कुछ महीनों में कार्य करना शुरू कर देगा और देश भर के प्रतिष्ठित सरकारी और गैर सरकारी संगठनों के सहयोग से गुणवत्ता वाले जनजातीय अनुसंधान में शामिल हो जाएगा। इस समझौते पर जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए गए। 2 दिवसीय राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान कार्यक्रम के समापन सत्र को संबोधित करते हुए श्री मुंडा ने कहा कि राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान संस्थान में जनजातीय विकास, कला और संस्कृति के बारे में विद्यार्थियों को शिक्षित करने के लिए एक शैक्षणिक प्रकोष्ठ भी होना चाहिए। उन्होंने कहा कि मंत्रालय जनजातीय जीवन और संस्कृति के विभिन्न पहलुओं पर अनुसंधान के लिए जनजातीय अनुसंधान संस्थानों को वित्त पोषित कर रहा है। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। मुक्त, पारदर्शी, समावेशी और नियम आधारित वैश्विक सुरक्षा संरचना के विकास का भारत का आह्वान। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मॉस्को में शंघाई सहयोग संगठन की बैठक में सदस्य देशों के रक्षा मंत्रियों से मुलाकात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय पुलिस सेवा के प्रशिक्षकों से वर्चुअल तरीके से बातचीत की, कहा सतर्क रहें और चुनौतियां उठाने को तैयार रहें। उच्चतम न्यायालय ने कोरोना संकट के कारण JEE और नीट प्रवेश परीक्षा के बारे में फैसले की समीक्षा के अनुरोध को खारिज कर दिया। कोविड-19 से स्वस्थ होने की दर सुधरकर 77.15% हुई और चालू खरीफ मौसम में 1095 लाख हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में फसल बुआई का कीर्तिमान बना। देश में अब तक कोविड संक्रमण से 30 लाख से अधिक लोग ठीक हो चुके हैं। एक दिन में इस संक्रमण से ठीक होने वालों की संख्या 66,659 है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि स्वस्थ होने वालों की दर में लगातार सुधार हो रहा है और ये दर 77.15% हो गई है। मंत्रालय ने कहा कि 2 महीनों में संक्रमण से ठीक होने वालों की संख्या 4 गुना से अधिक हो गई है। सरकार द्वारा जांच, पहचान और उपचार की रणनीति के कारण स्वस्थ होने वालों की संख्या बढ़ी है और मृत्यु दर घटी है। इस समय देश में संक्रमण से होने वाली मौतों का प्रतिशत 1.74 है। पिछले 24 घंटों में 83,341 नए मामले सामने आए हैं। पिछले 24 घंटों में सामने आए मामलों में 50% मामले महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश के हैं। इस समय देश में सक्रिय मामलों की कुल संख्या 8,31,124 है। पिछले 24 घंटों में हुई 1,096 मौतों के साथ अब तक इस संक्रमण से 68,472 लोगों की मौत हो चुकी है। राजस्थान में कोविड-19 संक्रमण के 738 नए मामलों की पुष्टि के साथ ही राज्य में कोरोना संक्रमित रोगियों की कुल संख्या 86,965 हो गई है। अब तक 71,249 लोग स्वस्थ हुए हैं और 1,102 लोगों की मृत्यु हुई है। एक रिपोर्ट। राज्य सरकार ने प्रदेश के निजी अस्पतालों में कोरोना के इलाज के लिए शुल्क की दरें पुनर्निर्धारित कर दी हैं। इन दरों के अनुसार ही सभी निजी अस्पतालों को कोविड संक्रमितों का इलाज करना होगा। चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने बताया कि निर्देशों की पालना कड़ाई से नहीं करने वाले निजी अस्पतालों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। जल्द ही प्रदेश के निजी अस्पतालों में रिक्त और अधिकृत किए बेडेड की स्थिति जानने के लिए भी एक सिस्टम विकसित किया जाएगा। इससे कोई भी अस्पताल बेड की संख्या के बारे में झूठ नहीं बोल सकेंगे। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर। महाराष्ट्र में कोविड-19 महामारी की वजह से सभी शिक्षा संस्थाओं के बंद होने के कारण मुंबई में नगर निगम के स्कूलों ने डिजिटल तरीके से पढ़ाई का तरीका अपनाया है। स्मार्टफोन की कमी, अच्छे नेटवर्क संपर्क के अभाव और बच्चों की कम उपस्थिति जैसी बाधाओं से निपटने के बाद बृहन मुंबई महानगर पालिका ने धीरे धीरे इन मुद्दों से निपटने के उपाय कर लिए हैं। इस बात का ध्यान रखा जा रहा है कि महामारी की वजह से बच्चे शिक्षा से वंचित न रहें। एक रिपोर्ट।
मुंबई के नागरिक निकाय द्वारा संचालित 1100 स्कूलों में 2.8 लाख से अधिक छात्र नामांकित हैं। बृहन मुंबई नगर निगम ने इस साल जून से ही जूम, गूगल मीट, गूगल क्लासरूम और व्हाट्सएप के माध्यम से ऑनलाइन कक्षाएं शुरू कर दी थी। कक्षा 1 से 10वीं के छात्रों के लिए एक समर्पित यूट्यूब चैनल भी शुरू किया गया है। इनमें से प्रत्येक चैनल मराठी, हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी भाषा में उपलब्ध है। वहीं इस तथ्य को देखते हुए कि कई छात्र स्मार्टफोन खरीदने में असमर्थ थे, मुंबई के नागरिक निकाय ने बालक मित्र, अभिभावक मित्र योजना शुरू की, जिसमें ऑफलाइन कक्षा की शुरुआत की गई। इस योजना के तहत गैर सरकारी संगठनों, अभिभावकों और युवा स्वयं सेवकों जैसे 13,000 से अधिक व्यक्तियों की पहचान की गई। इन मित्रों को या तो स्मार्टफोन और इंटरनेट जैसी सुविधाएं साझा करनी थी, या तो कुछ ऐसी व्यवस्था जिससे छात्र एक सुरक्षित जगह पर आकर शिक्षा प्राप्त कर सकें। सभी छात्रों के लिए पुस्तकें और कार्य पत्रकों के वितरण को सुनिश्चित करने के लिए भी एक प्रणाली तैयार की गई थी। निशा रानी, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। तमिलनाडु में सक्रिय मामलों में आज मामूली सी गिरावट देखी गई है। 6,300 से अधिक लोग स्वस्थ हुए हैं, जिसके साथ ही स्वस्थ होने का आंकड़ा 51,600 पर पहुंच गया है। नागालैंड में आज कोविड-19 के 41 नए मामले सामने आने के बाद राज्य में अब कोरोना के मामलों की संख्या 4,107 हो गई है। अब तक 3,351 लोग स्वस्थ हो चुके हैं और 8 लोगों की कोविड से मृत्यु हो गई है। असम सरकार ने शनिवार और रविवार का लॉकडाउन और रात का कर्फ्यू हटा लिया है। राज्य के मुख्य सचिव कुमार संजय कृष्णा ने ये जानकारी एक ट्वीट में दी। हालांकि उन्होंने लोगों से कोविड-19 अनुपालन करने की अपील की है। इससे पहले राज्य सरकार ने राज्य भर में शनिवार और रविवार को लॉकडाउन की घोषणा की थी। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। सामान पैक कर दिया है, अपना ख्याल रखिएगा। और आप यहाँ परिवार का, माँ को अस्पताल लेके जाना है। और पैसे? अरे मैं ही तो जा रहा हूँ शहर। माँ का आयुष्मान भारत कार्ड तो यहीं छोड़े जा रहा हूँ ना। तो इससे यहाँ भी मुफ्त इलाज मिलेगा? यही तो खूबी है इस योजना की। मन की बात में प्रधानमंत्री जी ने भी तो बताया था। लो तुम भी सुन लो। आयुष्मान भारत योजना के साथ एक बहुत बड़ी विशेषता पोर्टेबिलिटी की सुविधा भी है। पोर्टेबिलिटी ने देश को एकता के रंग में रंगने में भी मदद की है। यानी बिहार का कोई गरीब अगर चाहे तो उसे कर्नाटका में भी वही सुविधा मिलेगी जो उसे अपने राज्य में मिलती है। भारत सरकार की आयुष्मान भारत पीएम जय योजना दे रही है देश के 50 करोड़ से अधिक लोगों को प्रति वर्ष रुपए 5 लाख तक का मुफ्त इलाज। योजना के तहत लाभार्थियों के लिए कोविड-19 की जांच और इलाज मुफ्त है। 14555 पर कॉल कर योजना में अपना नाम जानिए और ई कार्ड बनवाने के लिए नजदीकी सीएससी केंद्र या सूचीबद्ध सरकारी या प्राइवेट अस्पताल जाएं। आयुष्मान भारत की छांव, शहर हो या गांव। ये आकाशवाणी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वदेशी ऐप्स को बढ़ावा देने के लिए आयोजित नवाचार प्रतियोगिता के विजेताओं को बधाई दी है। एक ट्वीट में श्री मोदी ने असाधारण प्रतिभा से संपन्न नई खोज करने वालों को बधाई देते हुए कहा कि उनकी कड़ी मेहनत से आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करने में बड़ी मदद मिलेगी। इन ऐप्स का चयन आत्मनिर्भर भारत ऐप प्रतियोगिता के तहत प्राप्त करीब 7,000 प्रविष्टियों में से किया गया। विजेताओं को व्यापार, ई शिक्षा, मनोरंजन, खेलकूद, स्वास्थ्य, समाचार, कार्यालय और घर से कार्य निपटाने, सामाजिक तथा अन्य श्रेणियों में से चुना गया था। केंद्र की महत्वाकांक्षी योजना एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान पर अमल के लिए मणिपुर और मध्य प्रदेश को जोड़ीदार प्रदेश बनाया गया है। दोनों राज्यों के लोग कला, संस्कृति, शिक्षा, साहित्य और एक दूसरे की परंपराओं को बढ़ावा देने में लगे हैं। इसी सिलसिले में मणिपुर की राजधानी इम्फाल में युवा एक भारत श्रेष्ठ भारत शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें मध्य प्रदेश के 50 युवाओं ने हिस्सा लिया और 15 दिन तक मणिपुर को भलीभांति जानने समझने की कोशिश की। हमारे इम्फाल संवाददाता की रिपोर्ट। इम्फाल में 15 दिन की अवधि के युवा एक भारत श्रेष्ठ भारत शिविर का आयोजन 15 फरवरी से किया गया। मध्य प्रदेश के विभिन्न जिलों के 50 नौजवानों ने इसमें हिस्सा लिया और मणिपुर के बारे में बहुत सी बातें सीखी और समझी। इन नौजवानों ने बातचीत के दौरान बताया कि वे मणिपुर से मीठी यादें लेकर लौट रहे हैं, जो लंबे समय तक उन्हें पूर्वोत्तर के इस सुंदर प्रदेश से जोड़े रखेंगी। उन्होंने इम्फाल के पर्यटन स्थलों, लजीज व्यंजनों, मणिपुर के रीति रिवाज और कई अन्य बातों के बारे में बताया। कैंप में हिस्सा लेने वाली मध्य प्रदेश के सीहोर जिले की मोनिका का कहना था कि उन्होंने
मणिपुर में कई मित्र बनाए। एक भारत श्रेष्ठ भारत का जो शिविर हमने वहाँ बताया, उसमें हमको भी कुछ सीखने को मिला। अभी भी हम लोग एक दूसरे के कनेक्शन में हैं, तो हम सभी का सामूहिकता वहाँ हमको देखने को मिली और मणिपुर के लोग इतने अच्छे हैं और ये हमको वहाँ रह करके पता चला कि मणिपुर की जो परंपराएं हैं, वहाँ का जो खान पान है, वो सब हमने वहाँ देखा, वहाँ का वातावरण देखा। फिर हम लोग जब वापस आए तो ऐसा था कि हम लोग खुद रोने लगे थे कि हम लोगों को वहाँ इतना ज्यादा अच्छा लगने लगा था। अब मणिपुर के लोग भी मध्य प्रदेश के साथ भावनात्मक रूप से जुड़ गए हैं और अब वे मध्य प्रदेश जाकर भारत के इस खुशहाल राज्य को जानना और समझना चाहते हैं। इम्फाल से जे थोकचम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वीरेंद्र कौशिक। शिक्षक दिवस कल मनाया जाएगा। ये दिन भारत के पूर्व राष्ट्रपति और महान दार्शनिक तथा शिक्षा शास्त्री सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन की जयंती के रूप में मनाया जाता है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने शिक्षक दिवस के अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। अपने संदेश में उन्होंने कहा है कि डॉक्टर राधाकृष्णन एक महान दार्शनिक भी थे, जिन्होंने शिक्षक की भूमिका का उल्लेख करते हुए कहा था कि शिक्षक हमें शिक्षा ही नहीं देते, बल्कि वो हमारे नैतिक गुरु हैं और विद्यार्थियों को जीवन मूल्यों का पाठ सिखाते हैं। शिक्षक दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति कल नई दिल्ली में राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार भी प्रदान करेंगे। इस कार्यक्रम का आकाशवाणी और दूरदर्शन से सीधा प्रसारण किया जाएगा। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं सोनू सूद। 3% की मंदी से 634 अंकों की गिरावट दर्ज करता हुआ 38,357 पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 1.68% की मंदी से 194 अंक कम होकर 11,334 पर बंद हुआ। विस्तारित बाजार की बात करें तो यहां भी गिरावट का रुख था। बीएसई मिड कैप सूचकांक 1.74% के नुकसान में था और स्मॉल कैप सूचकांक 1.07% की गिरावट पर था। 2 दिनों से जारी गिरावट का सिलसिला तोड़ते हुए रुपए में आज 33 पैसे की मजबूती दर्ज हुई और ये 73 रुपए 14 पैसे प्रति डॉलर के स्तर पर दर्ज हुआ। रुपए में मजबूती के बीच दिल्ली सराफा बाजार में सोना 56 रुपए की मामूली गिरावट से 51,770 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ गया। चांदी भी 738 रुपए की गिरावट से 68,371 रुपए प्रति किलो हो गई। उत्तर प्रदेश की 71 जेलों में 1,12,000 से अधिक कैदी हैं, जो देश की कुल जेलों में बंद कैदियों की कुल संख्या का करीब 25% है। फिर भी अब तक कोरोना वायरस से एक भी कैदी की मौत नहीं हुई है। इन जेलों के 2% से कम कैदी और कर्मचारी अब तक कोविड से संक्रमित हुए हैं। कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए अस्थायी जेलों के सुरक्षित क्षेत्र की एक अनूठी प्रणाली बनाई गई है। एक रिपोर्ट। बफर सिस्टम के तहत हर नए कैदी को पहले अस्थायी जेल में रखा जाता है और 2 बार उसकी कोरोना जांच रिपोर्ट नकारात्मक आने के बाद ही उसे सामान्य जेल में भेजा जाता है। महानिदेशक कारागार आनंद कुमार ने आकाशवाणी को बताया कि इस सिस्टम को काफी सराहना मिली है और कई राज्य इसे अपनाने पर विचार कर रहे हैं। इस व्यवस्था को बहुत अप्रिशिएट किया गया। तो हमारे लिए चूंकि इतना बड़ी चुनौती है 1,12,000 बंदियों को मैनेज करना टेम्पररी और परमानेंट जेल्स के, तो इसलिए ये एक बफर व्यवस्था बहुत कारगर सिद्ध हो रही है। आनंद कुमार ने कहा कि कोरोना महामारी की वजह से पैदा होने वाला अवसाद अब एक बड़ी चुनौती बनकर उभरा है और इससे निपटने के लिए कैदियों के लिए कई कार्यक्रम शुरू किए गए हैं। हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं कि जितना यथासंभव हम जेल तंत्र के साथ मिलकर के बंदियों के साथ समन्वय बैठाएं, उनकी मनोदशा को देखें। कई जगह पे स्काइप से परिजनों से बात करा रहे हैं, जहाँ जहाँ संभव होता है वीडियो कॉलिंग करा रहे हैं, जिससे कि बंदी में अवसाद घर नहीं करे। प्रदेश की जेलों में मौजूद कैदियों ने लगभग 30 लाख से अधिक मास्क बनाए हैं, जो कि अपने आप में एक रिकॉर्ड है। और अब ऐसे कैदी जो कोरोना से ठीक हो चुके हैं, वो दूसरों की जान बचाने के लिए अपना प्लाज्मा भी दान करने जा रहे हैं। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। और अब एक नजर कल के मौसम के पूर्वानुमान पर। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आमतौर पर बादल छाए रहेंगे तथा सामान्य बारिश या बूंदाबांदी हो सकती है। मुंबई में सामान्य तौर पर बादल छाए रहेंगे तथा सामान्य बारिश हो सकती है। चेन्नई में भी सामान्य तौर पर बादल छाए रहेंगे और कहीं कहीं बारिश हो सकती है। कोलकाता में आंशिक तौर पर बादल छाए रहेंगे और कुछ स्थानों पर सामान्य या गरज के साथ बारिश हो सकती है। गुवाहाटी में आमतौर पर बादल छाए रहेंगे और 1 या 2 स्थानों पर बारिश हो सकती है। गिलगित में तापमान 15 से 22 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। आसमान आमतौर पर साफ रहेगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुक्त, पारदर्शी, समावेशी और नियम आधारित वैश्विक सुरक्षा संरचना के विकास का भारत का आह्वान। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मॉस्को में शंघाई सहयोग संगठन की बैठक में सदस्य देशों के रक्षा मंत्रियों से मुलाकात की।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय पुलिस सेवा के प्रशिक्षुओं से वर्चुअल तरीके से बातचीत की, कहा सतर्क रहें और चुनौतियां उठाने को तैयार रखें। उच्चतम न्यायालय ने कोरोना संकट के कारण जेईई और नीट प्रवेश परीक्षा के बारे में फैसले की समीक्षा के अनुरोध को खारिज कर दिया। स्वास्थ्य मंत्रालय ने देश में कोविड-19 के रोगियों की अधिक संख्या वाले 5 राज्यों के 15 जिलों में महामारी से निपटने के उपायों की समीक्षा की। इसके साथ ही समाचार